पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ ग्रुप लिविंग इन एनिमल्स। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये सारा इसका ओवरव्यू है। इस पूरे वीडियोस में हम जो है बेनिफिट ऑफ ग्रुप लिविंग एंड कॉस्ट ऑफ ग्रुप लिविंग देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। तो आज हम सिर्फ बेनिफिट ऑफ ग्रुप लिविंग के बारे में जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इस पूरी वीडियोस में पहले हम देखेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है, ग्रुप लिविंग का मतलब क्या होता है, इसके अलावा इसका इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर स्टार्ट करते हैं, ग्रुप लिविंग होती क्या है। ग्रुप लिविंग मीन्स टू और मोर एनिमल ऑफ द सेम स्पीसीज स्टे टुगेदर एंड इंटरेक्ट रेगुलरली। दीज एनिमल्स लिव, मूव और हंट टुगेदर फॉर बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई है। इसके अलावा ग्रुप होता क्या है। ग्रुप इज़ अ कलेक्शन ऑफ एनिमल दैट स्टे क्लोज एंड ऑफन वर्क टुगेदर। ग्रुप मेंबर्स में हेल्प ईच अदर इन फाइंडिंग फूड, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम प्रेडेटर और रेजिंग यंग वंस। एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप लिविंग इज लायंस इन प्राइड एंड एलिफेंट इन हर्ट्स। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि ग्रुप लिविंग का मतलब क्या होता है। ग्रुप लिविंग का मतलब आप एक रियल एग्जांपल से समझो, जैसे कि मंकीज़ का ग्रुप तो सबने देखा होगा कि बंदर जो होते हैं ज़्यादातर अपने झुंड में रहते हैं। बहुत कम बंदर्स होते हैं जो सॉलिटरी होते हैं, अलग ही रहते हैं। मेनली जो होते हैं ये ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। तो ये जो है जब ये ग्रुप बना रहे हैं, मतलब ये इसका डेफिनेशन जो हमने देखी कि टू और मोर एनिमल ऑफ द सेम स्पीसीज, यानी कि बंदर जो है एक ही स्पीसीज़ के हैं और बहुत सारे जो बंदर्स हैं वो मिलके क्या बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं। और ये जो है साथ में रहते हैं और ये इंटरेक्ट करते रहते हैं रेगुलरली। इंटरेक्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि चाहे रिसोर्स को ऑब्टेन करने के लिए हो, फूड सोर्स के लिए हो, मीटिंग के लिए हो, या फिर अपने आप को बचाने के लिए प्रेडेटर से, या फिर रेस करना हो यंग वंस को, तो इसके लिए इनके बीच में इंटरेक्शन होती रहती है। तो इसी को हम ग्रुप लिविंग बोलते हैं। अब वाई लिव इन ग्रुप, कि रहते क्यों है ग्रुप में। जैसे इनसे क्या हो सकता है कि सेफ्टी मिले इनको। जैसे अगर ये सेफ्टी कैसे मिलेगी, जैसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि समझ लो बहुत सारे बंदर है, एक जंगल में रहते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे कोई प्रेडेटर आया है, समझ लो एग्जांपल टाइगर आ गया, ठीक है। तो टाइगर जो है, अब ये सब के सब ग्रुप में रह रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, जैसे ही टाइगर आएगा तो ये क्या करेंगे, भागना स्टार्ट करेंगे और अलग अलग डायरेक्शन में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो टाइगर होगा उसको उनमें से एक को कैच करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा इतने सारे मंकीज़ को देख के कि मैं किसके पीछे पढ़ूँ करके। तो इसलिए इनकी सेफ्टी हो जाती है, क्योंकि अगर जब ज़्यादा नंबर में होंगे तो उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे और टाइगर्स को किसी एक को चूज़ करने में जो है बहुत टाइम लगने वाला है। दूसरा है शेयरिंग टास्क। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो हनी बीज का। हनी बीज में क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं उनका अपना अलग फंक्शन होता है। वर्कर्स के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है काम का। जैसे कुछ जो है नेक्टर वगैरह कलेक्ट करते हैं, तो कुछ रेस करता है यंग वंस को, कुछ क्वींस का ध्यान रखते हैं। और क्वींस की बात करो तो क्वींस भी जो है उसका फंक्शन अलग है, वो मीटिंग वगैरह करती है, इंश्योर करती है कि नंबर जो है ना ही ज़्यादा डिक्रीज़ हो ना ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो। इसके अलावा थर्ड जो हमने देखा, या जो थर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है बेटर सक्सेस इन हंटिंग और फाइंडिंग फूड। अब देखो अगर ज़्यादा एनिमल्स होंगे, ग्रुप में रहेंगे, तो क्या होगा कि उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि वो फूड को ढूंढ पाए, क्योंकि वो अलग अलग डायरेक्शन में जाके फूड को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई हंटर होगा या कोई प्रेडेटर होगा तो उसके लिए भी इजी हो जाएगा। जैसे कि हमने डिस्कवरीज वगैरह में देखा है कि जो लायन होते हैं वो जैसे शेर, शेरनियाँ, ये सब भी साथ में रहती है और फिर इनके लिए बहुत इजी हो जाता है कि वो अपनी प्रे को आराम से कैच कर पाती है। अगर अकेले रहेंगे तो उसके लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, उतनी मेहनत लगेगी। तो देखो इस वीडियो में भी हम जैसे देख रहे हैं पीजन्स का ग्रुप बना हुआ है और ये साथ में है और ये अभी फूड को फाइंड कर रहे हैं और फूड ईट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसकी इम्पोर्टेंस जान लेते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब क्यों पढ़ना चाह रहे हैं हम, क्यों इससे क्या फ़ायदा है, क्यों पढ़ना है हमें ग्रुप लिविंग के बारे में, ठीक है। सबसे पहला है इवोल्यूशनरी इंसाइट। ग्रुप लिविंग प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क टू स्टडी द इवोल्यूशन ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कोऑपरेटिव स्ट्रेटजीज। यानी कि अगर हम ग्रुप लिविंग के बारे में जान लेते हैं, किसी एनिमल्स के बारे में हमें पता चल जाता है, तो हम उसके सोशल बिहेवियर के बारे में जान सकते हैं और उनके बीच में जो कोऑपरेटिव स्ट्रेटजीज वो यूज़ करते हैं उनके बारे में हम जान सकते हैं। कोऑपरेटिव स्ट्रेटजीज़ का मतलब है कि वो साथ में रह के क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, उनके बीच में क्या कैसा सोशल बिहेवियर देखने को मिल रहा है, कि
कि मतलब वो उनका किस तरह से, जैसे जैसे हनी बी वाला एग्जांपल लिया, उसमें जैसे वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, तो वो चीज़ें जो है या फिर उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, हम कंपेयर भी कर सकते हैं ना कि एक एनिमल जो ग्रुप में रह रहा है उसको सॉलिटरी के साथ कंपेयर करके देख लिया तो उनके इवोल्यूशन के बारे में पता चल जाएगा। तो इस तरह से भी हम उनके बारे में जान सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंस हो गया। दूसरा हो गया बिहेवियरल इकोलॉजी, यानी कि अगर जो एनिमल्स ग्रुप में रह रहे हैं उनमें रिसोर्स का एलोकेशन कैसे हो रहा है, मीटिंग्स किस टाइप की देखने को मिल रही है, कुछ कौन कौन से सर्वाइवल स्ट्रेटजीज जो है वो फॉलो कर रहे हैं, ये भी हमें पता चल जाता है। थर्ड है कंजर्वेशन बायोलॉजी, नॉलेज ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इज असेंशियल फॉर स्पीसीज कंजर्वेशन। एग्जाम्पल इसको एक सिंपल सा लेके देखो कि जो बीच में हमारा जो चला था प्रोजेक्ट टाइगर, मतलब अभी भी चल रखा है लेकिन बीच में जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर, क्योंकि उसकी वजह से क्या था कि बहुत सारे टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है उसमें रिकवरी देखने को मिली थी। तो ये जो प्रोजेक्ट टाइगर हमने जब यूज़ किया, जब हमने कंजर्वेशन के लिए इसको अप्लाई करा, तो हम अगर हमें टाइगर को कंजर्व करना है तो हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत पता तो चलना ही चाहिए ना कि मतलब वो सॉलिटरी है या फिर ग्रुप में रहता है, उसका मीटिंग सिस्टम कैसा है, किस तरह से मीटिंग करता है, कितने बड़े एरियाज़ में उसको रहना पड़ेगा, मतलब कितना बड़ा एरिया जो है उसके लिए ज़रूरी है, या उसको किस टाइप का फूड पसंद है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम उसका कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो उन्हीं उन्हीं चीज़ों में कि उसका सोशल बिहेवियर कैसा है, ये चीज़ें भी आ जाती है, ठीक है। और वो ग्रुप में रहता है या कैसे रहता है ये भी हमें पता चल जाता है। तो ये भी हमारे जो है यूज़फुल है अगर हम किसी की ग्रुप लिविंग के बारे में पता करेंगे। एंड लास्ट वाला जो है वो है कंपैरेटिव एनालिसिस, जो मैंने पहले भी एग्जांपल दिया कि इससे हम क्या है, जैसे कि अगर कोई एनिमल है वो सॉलिटरी है, वो अकेले रहना पसंद करता है, और एक एनिमल है जो ग्रुप में रहना पसंद करता है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करके भी हम देख सकते हैं कि किसका क्या फ़ायदा हो रहा है, या ग्रुप लिविंग किस तरह से फ़ायदा दे रहा है, किस तरह से नुकसान दे रहा है। तो ये चीज़ें हम जान पाते हैं इस अगर हम इसकी स्टडी करते हैं कि ग्रुप लिविंग का फ़ायदा क्या है या ग्रुप लिविंग क्यों करते हैं एनिमल्स, ठीक है। तो जैसे अभी आज इस वीडियो में हम जो है बेनिफिट के बारे में जानेंगे कि बेनिफिट क्या होता है ग्रुप लिविंग का। तो यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स दिए हैं, इनको हम डिटेल में समझेंगे। हम पहले इसके टॉपिक्स को हाइलाइट्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है इनहेंस प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर, इसका एग्जांपल है मीरकेट एंड एलिफेंट। दूसरा है इम्प्रूव्ड फॉरेजिंग एफिशिएंसी। थर्ड है असिस्टेंस इन रेजिंग ऑफस्प्रिंग। फोर्थ है सोशल लर्निंग एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। एंड द लास्ट वन इज इंक्रीज्ड लाइफ स्पेन एंड रिप्रोडक्टिव सक्सेस। चलो डिटेल में पढ़ते हैं इनको अब। इनहेंस प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर, इसका एग्जांपल मैंने बताया मीरकेट्स हो गया और एलिफेंट्स हो गया। इसमें क्या होता है, लिविंग इन ग्रुप्स कैन रिड्यूस इंडिविजुअल प्रेडेशन रिस्क थ्रू। देखो अगर कोई एनिमल्स जो है अगर वो ग्रुप में रह रहा है तो क्या होगा, उसका जो प्रेडेशन रिस्क होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और रिड्यूस क्यों हो रहा है, उसके हमारे कुछ मतलब साइंटिफिक टर्म्स दे रखे हैं कि क्यों ऐसा रिडक्शन देखने को मिलता है। सबसे पहला है डाइल्यूशन इफेक्ट। इन लार्जर ग्रुप्स द चांस ऑफ एनी वन इंडिविजुअल बिंग प्रेड अपॉन डिक्रीजेस। ये हमने अभी पहले भी पढ़ा था मंकी वाले केस में कि अगर कोई टाइगर है या उसका प्रेडेटर है मंकीज का, अगर वो उसको कैच करना चाह रहा है, क्योंकि वो ग्रुप में रहते हैं तो वो अलग अलग डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रेडेटर के लिए बहुत मुश्किल हो जा रहा है कि वो किसी एक को कैच कर पाए। तो इसे बोलते हैं डायल्यूशन इफेक्ट। दूसरा है इंक्रीज विजिलेंस। मल्टीपल इंडिविजुअल कैन वॉच फॉर प्रेडेटर अलाउिंग अदर्स टू फीड और रेस्ट। आपने डिस्कवरी चैनल्स वगैरह देखा होगा, उसमें देखा होगा कि जेब्रास, एग्जाम्पल जेब्रास भी जो है ग्रुप में रहता है। तो जैसे जेब्रास है तो अगर वो इतने सारे ग्रुप में रहते हैं तो वो उनमें से कुछ कुछ जेब्रास जो है वो रख सकते, ध्यान रख सकते हैं कि कोई प्रेडेटर उनके पास तो नहीं आ रहा है इतने टाइम तक। जो उनके अलग अलग जेब्रास है वो क्या करेंगे, अपना फीड कर लेंगे और खाना आना खा लेंगे। और जैसे ही जब वो उनका पेट हेड फुल हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, जो ध्यान रख रहे थे अभी तक सर्विलेंस कर रहे थे फिर वो फूड कंज्यूम करेंगे और वो क्या करेंगे, उस विजिलेंस रखेंगे, ठीक है। तो मतलब मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझाया आपको कि इससे क्या होगा कि उनको फ़ायदा होगा, वो फीड भी कर पाएंगे, रेस्ट भी कर पाएंगे, ठीक है। थर्ड है मूविंग बिहेवियर। ग्रुप्स कैन कलेक्टिवली डिटर प्रेडेटर, इसका मतलब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम एलिफेंट केस में देखते हैं कि एलिफेंट्स होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं और ये ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। तो कभी जैसे कोई टाइगर आ गया, कोई लॉयन आ गया या फिर कोई प्रेडेटर उनके पास आ गया, तो क्या करेंगे कि बहुत सारे एलिफेंट्स जो है ग्रुप में रह के उनके मतलब एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है, जिसकी वजह से जो उनका प्रेडेटर है वो भी भाग जाता है, क्योंकि इतने सारे
एनिमल्स को एक साथ डील करना उसके लिए भी मुश्किल हो जाता है। इसका एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, मीरकेट्स टेक टर्न्स एक्टिंग एज सेंटिनल्स टू वॉच फॉर प्रेडेटर वाइल अदर फॉरेस्ट। कि जो मीरकेट्स होते हैं, मैं कुछ एग्जांपल के साथ दिखाऊंगी। पहले हमें एलिफेंट्स को देखते हैं। देखो ये एलिफेंट्स जो है ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। क्या कर रहे हैं, देखो बीच में इनके जो छोटे छोटे न्यू वंस है इनको बीच में रखते हैं ताकि उनकी सेफ्टी भी जो है इंश्योर हो पाए। अब ये मीरकेट्स की हम देख रहे हैं कि मीरकेट कैसे करते हैं। देखो ये मीरकेट को आप देख रहे होंगे, ये क्या कर रहा है, ये निगरानी रख रहा है कि कोई प्रेडेटर इनके पास तो नहीं आया। तो ऐसे करके बहुत सारे जो मीरकेट्स होते हैं ये अलग अलग पेड़ों पे बैठ के देखते हैं कि अपने प्रेडेटर का ध्यान रखते हैं कि वो उनके पास ना आए। और तब तक जो और मीरकेट्स होते हैं वो तब तक अपने फूड को कंज्यूम कर लेते हैं, और जब वो कंज्यूम करके उनका पेट फुल हो जाता है तो फिर वो उनकी ड्यूटी लग जाती है और ये जो है फीड करते हैं। इस वजह से जो है इनकी एनर्जी भी कम कंज्यूम होती है और इनको रेस्ट करने का भी टाइम मिल जाता है और इनका इंक्रीज हो जाता है सर्वाइवल से। तो अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, इम्प्रूव्ड फॉरेजिंग एफिशिएंसी। ग्रुप लिविंग्स कैन इन्हेंस फूड एक्वाजिशन बाय इंफॉर्मेशन शेयरिंग। इंडिविजुअल लर्न अबाउट फूड सोर्सेज फ्रॉम अदर्स। तो सबसे पहले हमने कहा इन्फॉर्मेशन शेयरिंग। ये किस में देखने को मिलता है, ये बीज में देखने को मिलता है। हनी बीज में क्या होता है कि सारे जो बीज होते हैं, वर्किंग बीज होते हैं या वर्कर बीज होते हैं, वो बाहर नहीं जाते सर्चिंग के लिए। उनमें से बस पहले कुछ बीज जाते हैं और वो सर्च वगैरह करके आते हैं फूड का कि किस डायरेक्शन में फूड है। मतलब बल्कि उनके पास पता है वो दो टाइप के डांस से परफॉर्म करते हैं, एक होता है टेल वैगिंग डांस और दूसरा जो होता है वो राउंड डांस होता है। उसके थ्रू पता है वो डायरेक्शन एंड कितना दूर उसका सोर्स है, डिस्टेंस तक बता देते हैं। तो इसके वजह से क्या है कि जो दूसरे हनी बीज हैं उनके लिए हेल्प हो जाती है और वो फिर जो है उसी डायरेक्शन में जाके फूड को आराम से ग्रैब कर लेते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन शेयरिंग में हेल्पफुल होता है। तो अगर वो ग्रुप में रहेंगे तो उनको जल्दी पता चल जाएगा कि फूड किस डायरेक्शन में कहाँ है, तो उनकी एनर्जी कम कंज्यूम होंगी, उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और उनकी जो सर्वाइवल शिप है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा है कोऑपरेटिव हंटिंग। प्रीडेटर लाइक लोयन हंट इन ग्रुप्स टू टेक डाउन लार्जर प्रे। तो जैसे लोयन जो होते हैं ग्रुप में हंट करते हैं ताकि जो है अगर कितना भी बड़ा प्रे इनके पास भी आ जाए तो अगर ये ग्रुप में रहेंगे ना तो उसको आराम से शिकार कर सकते हैं। थर्ड है रिसोर्स डिफेंस। ग्रुप्स कैन डिफेंड रिच फीडिंग साइट्स मोर इफेक्टिवली। अब जैसे कि समझ लो लोयन ने जो है शिकार कर लिया और एक जगह उसको पकड़ के रख भी लिया, ठीक है। अब क्या है कि हो सकता है कि और भी प्रेडेटर हो जो उसको छीनने की कोशिश करे। तो अगर ये ग्रुप में होंगे तो उनके लिए दूसरे जो प्रेडेटर है उनके लिए मुश्किल हो जाएगा उनके फूड को छीनना, ठीक है। वैसे ज़्यादातर ये लोयन की जगह जो छोटे प्रेडेटर होते हैं जैसे फॉक्स वगैरह वो ये काम करते हैं कि वो अपने जो भी शिकार उन्होंने मतलब कर रखा है उसको बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, लोयन पैंथेरा लियो कोऑर्डिनेट ड्यूरिंग हंट्स टू इनसर्कल एंड एम्बस प्रे, ठीक है। अगला है असिस्टेंस इन रेसिंग ऑफस्प्रिंग। सोशल ग्रुप ऑफन एक्सिबिट कोऑपरेटिव ब्रीडिंग where individuals assist in rearing young that are not their own. Elephant have matriarchal society where all allow mothers helps care for calves. इसका मतलब ये है कि अगर वो ग्रुप में रहते हैं ना एनिमल्स तो उनको जो है असिस्टेंस भी मिल जाती है, जो नए जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनको पालने के लिए उनको हेल्प मिल जाती है। कैसे मिलती है, जैसे कि अगर वो सोशल ग्रुप जो होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादातर जगह क्या करते हैं कोऑपरेटिव ब्रीडिंग करते हैं। कोऑपरेटिव ब्रीडिंग का मतलब है कि ज़्यादातर उनका जो जब उनका ऑफस्प्रिंग देते हैं उनका टाइम पीरियड एक ही होता है और इस वजह से क्या करते हैं वो रियर भी कर पाते हैं, इंडिविजुअल्स को एक साथ पालते हैं, ठीक है। जो ज़्यादातर जो होती है, जैसे एग्जांपल हम एलिफेंट्स का ले रहे हैं, एलिफेंट्स में जो होती हैं जो मदर फिगर्स होती है मतलब जितनी भी मदर्स होती हैं वो सारे बच्चों का ध्यान रखती है, ठीक है। उनका ऐसा नहीं होता कि ये मेरा बच्चा है वो तेरा बच्चा है, ऐसा नहीं होता उनका, बल्कि ये होता है कि जितने भी मदर्स है जितने भी एलिफेंट्स हैं वो सारे बच्चों का ध्यान रखेगी कि उनकी सेफ्टी को इंश्योर करेगी। अगला है सोशल लर्निंग एंड कल्चरल ट्रांसमिशन। ग्रुप लिविंग फैसिलिटेट द ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज एंड बिहेवियर
across generation. Example, chimpanzees learn tool use and grooming behavior through observation. तो ग्रुप लिविंग की वजह से क्या होता है, हम अपनी नॉलेज को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और अपने बिहेवियर को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं अक्रॉस जनरेशन. जैसे चिंपैंजीज में क्या होता है कि अगर आपने सुना भी होगा ट्रायल एंड एरर वाला केस, मतलब उसमें क्या होता है कि जो चिंपैंजीज है उसको क्या करते हैं, वुडन बॉक्स दे दिया जाता है और ऊपर एक केला टांग दिया जाता है, ठीक है. और उसको बहुत सारे टूल्स दे दिए जाते हैं, लकड़ी दे दी जाती है, बहुत सारे बॉक्स दे दिए जाते हैं. वो ट्राई करने की कोशिश करता है, पहले वो ऐसे खुद जंप कर करके उस केले को निकालने की कोशिश करता है, पर जब वो चीज़ काम नहीं आती है फिर वो एनालाइज करता है, ऑब्जर्व करता है चीज़ों को अपने अगल बगल की, और ऐसे ऐसे करते करते वो धीरे धीरे सीख जाता है कि कैसे डब्बों या स्टूल्स के ऊपर पैर रखना है एंड वहाँ से भी लकड़ी का यूज़ करके उनको गिराना है. और फिर जब ये चीज़, यही जो एक्सपेरिमेंट है दोबारा परफॉर्म की जाती है, तो वो बहुत जल्दी इस चीज़ को परफॉर्म कर लेता है. और ऐसे करके जब हम 2-3 चिंपैंजीज को एक साथ रख देते हैं तो वो क्या करता है, वो अपना तो करता ही करता है, उसकी वजह से जो दूसरा चिंपैंजी है उनको भी चीज़ें समझ में आ जाती है कि इसको इस तरह से परफॉर्म करना होता है. तो ये अब अगर कोई एनिमल है वो ग्रुप में रह रहा है तो इसकी वजह से क्या है कि अगर उसकी जो नॉलेज होगी वो दूसरे उनके साथ रहने वाले एनिमल्स के अंदर भी यूज़फुल हो जाएगी, ठीक है. उनको खुद से ट्राई करके नहीं सीखना पड़ेगा, बल्कि दूसरे की लर्निंग जो है उसका यूज़ करने में ईज़िली वो है अपनी लाइफ को और अच्छे से जी सकते हैं, ठीक है. तो उसका एग्जांपल यहाँ चिंपैंजीज वाला ही बताया कि लर्न टूल यूज़ एंड ग्रूमिंग बिहेवियर थ्रू ऑब्जर्वेशन. ग्रूमिंग भी वो जो है ना, चिंपैंजीज जो होते हैं वो एक दूसरे से सीखते हैं कि किस तरह से ग्रूमिंग की जाती है, किस तरह से ध्यान रखा जाता है. तो यही चीज़ यहाँ पे दिखाई है. चिंपैंजीज ग्रूमिंग लाइक ह्यूमन. चिंपैंजीज आर intensely social creature. Grooming release positive opiate based hormone and is the main means by which chimpanzees and bonobos affirm and negotiate social bonds. देखो जैसे चिंपैंजीज में होता है ना, वैसे ही ह्यूमंस में भी देखने को मिलता है. ह्यूमंस में भी डोपामिन, ऑक्सीटोसिन ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जब वो क्या करते हैं, अपने अपने फैमिली मेम्बर्स या फिर मेनली जो उनके चाइल्ड होते हैं उनके साथ गले मिलते हैं या उनका ध्यान रखते हैं. तो ऐसे चिंपैंजीज में भी होता है और बहुत सारे एनिमल्स में होता है, वो इस तरह की चीज़ें परफॉर्म करते हैं. तो यहाँ पे हम एक वीडियो से देखने की कोशिश करें किस तरह से कर रहे हैं. देखो ये आपस में ग्रूमिंग कर रहे हैं, एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं. उनके अंदर जो भी छोटे छोटे कीड़े या पैरासाइट्स है, पैरासाइट तो नहीं कहेंगे पर जो छोटे मोटे कीड़े हैं उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, है ना. तो अब इनमें पता क्या होता है, अगर ये जैसे एक चिंपैंजी दूसरे का निकाल रहा है तो टाइम आने पे जो दूसरा चिंपैंजी वो भी इसका निकालेगा. इनका ऐसा भी देखने को मिलता है. ये हम बाद में कभी किसी और वीडियोस में देखेंगे. इसको बोलते हैं एल्ट्रुइज्म, ठीक है. और इसके अंदर ही बहुत सारे बिहेवियर होते हैं, किन सिलेक्शन, किन रिलेशन से भी ये चीज़ें होती हैं. अगला है शेयरिंग ऑफ ड्यूटीज़. इसका एग्जांपल है हनी बी. हनी बीज के केस में क्या होता है कि जैसे क्वीन, मैंने बताया क्वीन होती है, वर्कर्स होते हैं. वर्कर्स जो होते हैं जनरली फीमेल्स होती है, क्वीन भी फीमेल ही होती है, पर वर्कर्स जो होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, ठीक है. वो बच्चे नहीं दे सकते हैं. जितने भी उनके बच्चे होते हैं, जितने उनके न्यूअर्स होते हैं वो सारे क्वीन ने ही पैदा किए होते हैं. और वो किसके साथ, ड्रोन्स के साथ मिलके. और ड्रोन के साथ क्या होता है पता है, ड्रोन जो होता है जब ये दोनों मीटिंग करते हैं ना तो ड्रोन की जो होती है डेथ हो जाती है. ऐसा भी होता है, ठीक है. तो ये वही चीज़ लिखा है कि जो वर्कर स्पीस होती है डोंट रिप्रोड्यूस, फीड लार्वा. उनका काम होता है जो क्वीन के बच्चे होते हैं उसको उनको फीड कराना, उनका गार्ड करना, अपने हाइव को क्लीन करना, सेल्स को. वाई वर्कर्स आर 75% रिलेटेड टू देयर सिस्टर्स मोर देन देयर ओन चिल्ड्रंस. ये चीज़ ना, ये जो है ये आप इवोल्यूशन या जेनेटिक्स में लिखोगे. ये कहना क्या चाहते हैं, मैं फिर भी थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ. जैसे हम जो है अपने पेरेंट्स से जो है 50% रिलेटेड होते हैं, ठीक है. और अपने सिस्टर्स जो होते हैं उनसे जो है उनसे थोड़ा ज़्यादा रिलेटेड होते हैं, ठीक है. तो ऐसे ही हनी बीस में तो और भी ज़्यादा है, 75% रिलेटेड होते हैं अपने सिस्टर से, यानी कि क्वीन से 75% रिलेटेड होंगे. और जो या फिर क्वीन के जो बच्चे हैं, मतलब जो उनके न्यूअर्स हैं उनके साथ ये 75% रिलेटेड होंगे. तो इनको अपने बच्चे अगर ये खुद के करेंगे तो उनसे से भी 50% ही रिलेटेड होंगे. तो इनको ज़्यादा फ़ायदा ये है कि अपने सिस्टर्स को प्रोटेक्ट करें. अब समझ लो सारे ही वर्कर्स अपने अपने बच्चे करने लग गए
अपने न्यू वंस करने लग गए, तो ऐसे तो फिर इनको अपने लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, खुद ही प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, खुद एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी। रिलीज़ का मतलब यहाँ पे ये है कि खुद एनर्जी जो है यूज़ करनी पड़ेगी, खुद जाके वो ढूंढना पड़ेगा, फूड ढूंढना पड़ेगा, मीटिंग करना पड़ेगा, कितनी चीज़ें होंगी। तो जिसकी वजह से इनका जो टाइम है एंड इनका एनर्जी है, सब चीज़ लॉस्ट हो सकता है। जबकि ग्रुप में रहने से ये जो है चीज़ें जो है इनको फुड टाइम पे मिल रहा है, और ऊपर से इनकी जो सोसाइटी है वो भी जो है सेफ रह रही है, तो ये इनको फ़ायदा है। हेल्पिंग सिस्टर इज जेनेटिकली स्मार्टर देन रिप्रोड्यूसिंग देमसेल्फ। ग्रुप बेनिफिट जैसे कि डिवीजन ऑफ लेबर इंक्रीजेज सर्वाइवल ऑफ द होल वाइब होल हाइप सॉरी, थोड़ी मैं जल्दबाजी में पढ़ी हूँ ना तो मिस्टेक्स हो रही है। तो इस वीडियोस में हम देख रहे हैं जैसे ये हनी है, हनी बी है, ये क्या कर रही है, नेक्टर्स को कलेक्ट कर रही है। और इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो हनी बीज हैं, ये देखो किस तरह से फॉरेजिंग करने के लिए बाहर निकल रही है। ये नेक्टर कलेक्ट करती है, और सारे हनी बीज ना जाके बस कोई कुछ ही हनी बीज जो होते हैं वो नेक्टर कलेक्ट करने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी वही वीडियो है, इसमें भी जो है ये हाइप की क्लीनिंग कर रहे हैं। सबकी ड्यूटीज़ जो होती है बटी होती है, कौन क्या करेगा। और इसमें बीच में जो है क्वीन भी दिख रही है। इसमें एक और एग्जांपल के साथ हम समझेंगे, टर्माइट का एग्जांपल लेके। टर्माइट में क्या, इनकी जो कॉलोनी होती है उसमें क्या होता है, एक किंग होता है, क्वीन होती है, सोल्जर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं। और कई कई टर्माइट्स में तो ये भी देखने को मिलता है कि बहुत अलग अलग टाइप के किंग क्वीन बने होते हैं। अगर एक जो मेन किंग और क्वीन अगर वो लॉस्ट वो भी हो जाता है तो दूसरे जो है उनको रिप्लेस करते हैं। अब देखो हम क्या देख रहे हैं, सोल्जर्स टर्माइट के बारे में देख रहे हैं कि ये कैन नॉट फीड देम सेल्फ, प्रोटेक्ट द कॉलोनी फ्रॉम प्रेडेटर। ये जो सोल्जर टर्माइट्स होते हैं ये खुद से फीड नहीं कर पाते, बाहर जाके फीड करने के लिए नहीं जाते, बल्कि इनका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन का होता है। ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं अपनी कॉलोनी को फ्रॉम प्रेडेटर। अब देखो इतनी कुर्बानी कर रहे हैं, खाना खाने भी खुद नहीं जा रहे, जो मिल रहा है इनको बस वही खा रहे हैं। देखिए और जो है वो जाके खुद से खाना खाती हैं। ये सब का काम है प्रोटेक्शन करना। और ये करते क्यों है, ऑल मेंबर्स आर क्लोजली रिलेटेड, क्योंकि इनके जो मेंबर्स होते हैं वो सारे ही बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं। बाय प्रोटेक्टिंग द कॉलोनी सोल्जर्स प्रोटेक्ट देयर ओन जीन्स। जब वो कॉलोनी को प्रोटेक्ट करते हैं उसके हेल्प से, या कह सकते हैं इनडायरेक्टली ही, जो सोल्जर है वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहा होता है अपने ही जीन्स को। अब देखते हैं ग्रुप बेनिफिट। ईच कास्ट परफॉर्म अ रोल टुगेदर, दे इंश्योर सर्वाइवल ऑफ द नेस्ट। इसमें जो जितने भी कास्ट होते हैं ना टर्माइट्स के अंदर भी, जैसे किंग क्वीन सोल्जर वगैरह, ये सारे ही अपने अपने जो रोल इनके होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, और एक साथ मिलके क्या करते हैं, सर्वाइवल जो है उसको इंश्योर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक वीडियो में भी देख रहे हैं, ये देखो ये टर्माइट है, और ये जो है ये सोल्जर टर्माइट है। देखो कोई इसको स्केल से वो छीनने की कोशिश कर रहा है और वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है अपने नेस्ट को। अगला है ईजियर एक्सेस टू मीट। लिविंग इन ग्रुप इंक्रीज द चांस ऑफ फाइंडिंग एंड सेलेक्टिंग सुटेबल मीट्स विच इनहेंस रिप्रोडक्टिव सक्सेस। अगर कोई एनिमल जो होता है अगर वो ग्रुप में रहता है, इसकी वजह से उनका जो चांस होता है अपने मीटिंग पार्टनर को ढूंढने का, और उनमें भी ऐसे पार्टनर को ढूंढने का जो सबसे बेस्ट हो उनके लिए, वो बढ़ जाता है। इसके वजह से जो उनका रिप्रोडक्टिव सक्सेस होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। जैसे हायर मेट अवेबिलिटी, मोर इंडिविजुअल इन अ ग्रुप, मोर मीटिंग अपॉर्चुनिटीज़। दूसरा है सेक्सुअल सिलेक्शन, ईजियर टू कंपेयर एंड चूज स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी मेट। एंड द थर्ड वन इज सिंक्रोनी ऑफ रिप्रोडक्शन, ग्रुप मेंबर ऑफन ब्रीड एट द सेम टाइम मैक्सिमाइजिंग मीटिंग चांसेस। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर जो ग्रुप में रहते हैं ना एनिमल्स, उनका जो मीटिंग टाइम होता है वो भी सेम होता है, जिसके वजह से उनका जो रिप्रोडक्टिव सक्सेस होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, वो एग्जाम्पल है रेड डियर। तो क्या होता है, ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन जो रेड डियर होती है फॉर्म अ लार्ज ग्रुप। मतलब ये हमेशा ग्रुप में नहीं रहती इतने बड़े बड़े, लेकिन ये ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे क्या करती है, लार्जर ग्रुप बना लेती है। ज़रूरी नहीं है कि एनिमल्स हमेशा ही ग्रुप में रहे, ऐसा भी हो सकता है कि वो ब्रीडिंग सीजन में या कुछ स्पेशल कंडीशन में जो है ग्रुप में रहना पसंद कर रहा है। तो वेयर मेल कम्पीट फॉर डोमिनेंस, यहाँ पे जो मेल है वो कम्पीट करते हैं आपस में ताकि वो डोमिनेंस ग्रैब कर पाए, ताकि फीमेल जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट हो पाए, एंड उनका जो है रिप्रोडक्शन हो पाए, उनकी ही प्रोजेनी आगे जाके ऑफस्प्रिंग बने।
The dominant male gathers and control a harem of females within the group. अब जो है ना ये फीमेल्स होती है ना उस टाइम पे बहुत ग्रुप में रहती है, और जो डोमिनेंट मेल इसमें लास्ट में जीतता है तो वो सारी जो फीमेल्स है वो सारी उसी के साथ ही रहती है। तो ये फ़ायदा इनको होता है। हाउ इट इज mating. Males don't have to search vast area for mates. They find multiple females in one group. Females also have easier access to a stronger, fitter males within the group. Group interaction helps synchronize mating time and readiness. Conclusion. Group information increasing mating opportunities for both sexes while reducing the energy cost of searching for mates. मतलब ये वही कहना चाहता है कि इससे क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, एनर्जी कॉस्ट भी कम आएगी, तुम्हारी एनर्जी कम लगेगी, मेहनत कम लगेगी, ताकि तुम्हें सर्च ना करना पड़ना पड़े मेट्स को, क्योंकि वो ग्रुप में रहेंगे तो एक ही जगह उनको मिल जाएंगी और उसके लिए वो कम्पीट करके आराम से उसको ग्रैब कर सकता है। तो अभी देखो हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से मेल जो है कम्पीट करते हैं। तो ये देखो ये डीर है, ये रेड डीर है। अब देखना आपस में किस तरह से कम्पीट करते ताकि इनको हरम मिल सके फीमेल्स का। तो देखो ये आपस में कम्पीट करे और जो इनमें से जीतेगा लास्ट में वो ही उस पूरे ग्रुप यानी उस पूरे हरम जो है उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, अगला है इंक्रीज्ड लाइफ स्पैन एंड रिप्रोडक्टिव सक्सेस. Social species often exhibit longer lifespan and extended reproductive period. Study. Research indicate that social animals tend to live longer and have prolonged reproductive spans compared to solitary species. तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जब कोई एनिमल्स जो है ग्रुप में रहता है तो स्टडीज़ बताती है कि उनका जो लाइफ स्पेन है वो ज़्यादा बड़ा देखा गया है एज़ कम्पेयर टू जो सॉलिटरी रहना पसंद करते हैं एनिमल्स। तो देखो एट लास्ट हम वही देख रहे हैं, एलिफेंट्स किस तरह से ग्रुप में रहते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में भी देखा था। और इसके अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल भी आता है, जैसे किन सिलेक्शन जो हमने पहले भी पढ़ा था, बात की थी। हेल्पिंग रिलेटिव्स टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इवन एट पर्सनल कॉस्ट, यानी कि अपनी भी कॉस्ट अगर चुकानी पड़े, अपने आप को भी दाव पे लगाना पड़े, लेकिन फिर भी आप हेल्प कर रहे हो अपने रिलेटिव्स की। वैसे ह्यूमंस में होता है ये, वैसे ह्यूमंस में नहीं देखने को मिलता है ज़्यादातर इस टाइम पे तो, लेकिन एनिमल्स में होता है ये। बिकॉज क्लोज रिलेटिव शेयर्स जीन्स हेल्पिंग दैम स्प्रेड योर ओन जीन्स। ठीक है, आई हेल्प माई किन बिकॉज दे कैरी पार्ट ऑफ मी। तो ये इसका की आइडिया होता है। Kin selection is a type of natural selection where individuals increase their genetic success through behavior that help the survival and reproduction of their genetic relative. इसको जो कॉइन किया था वो किया था जॉन मेनार्ड स्मिथ ने 1964 में, और ये बेस्ड था ऑन द वर्क ऑफ W.D. हैमिल्टन। एंड की प्रिंसिपल यहाँ पे एल्ट्रुइज्म इज फेवर्ड इफ इट इज़ बेनिफिट जेनेटिकली रिलेटेड इंडिविजुअल। अगर आपको ये समझ में नहीं भी आया तो मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में ये समझाती हूँ। ये कहना चाह रहा है ये एक टाइप का नेचुरल सिलेक्शन है। इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने जेनेटिक सक्सेस को इंक्रीज़ करने के लिए क्या करते हैं, इस तरह का बिहेवियर एक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, अपने रिलेटिव्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके वजह से क्या होता है, क्योंकि उनके जो रिलेटिव है उनके अंदर भी सेम ही जीन्स हैं, बल्कि कह सकते हैं उनके ऑफस्प्रिंग से ज़्यादा रिलेटिव या उससे ज़्यादा हाई जीन्स सेम जीन्स उनमें पाए जा रहे हैं। और अगर वो अपने रिलेटिव की भी हेल्प कर रहे हैं तो उसके वजह से उनका जो जीन है वो भी सरवाइव कर पा रहा है, या फिर कह सकते हैं उनकी रिलेटिव की हेल्प करने से क्या है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम नहीं हो रही है बल्कि उनको फ़ायदा मिल रहा है। तो इस वजह से क्या करते हैं वो ये बिहेवियर जो है परफॉर्म करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो रिलेटिव की करेंगे, अपने बच्चों की नहीं करेंगे, अपने बच्चों की भी करेंगे लेकिन साथ में रिलेटिव के भी करेंगे। और ये बेस ज़्यादा जो है डिपेंड करता है कि उनसे कितना ज़्यादा रिलेटेड है। जैसे मैंने हनी बी वाले केस में देखा था कि वो जो है 75% रिलेटेड थे। तो ये डिपेंड करेगा, अगर कोई उनसे जैसे कि एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा है कि 25% रिलेटेड है और दूसरा केस है कि वो उससे 75% रिलेटेड है, तो वो एनिमल जो है पहले 75% रिलेटेड वाले एनिमल्स की ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये भी होता है। ठीक है, तो वाई किन सिलेक्शन सपोर्ट ग्रुप लिविंग। फर्स्ट है मोर कॉपरेशन, किन आर मोर लाइकली टू हेल्प ईच अदर। ठीक है, दूसरा है शेयर्ड गोल, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द ग्रुप, स्प्रेडिंग शेयर्ड जीन्स।
थर्ड है एफिशिएंसी, डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स टास्क are done faster and better. These behavior increases the survival of the shared genes, not just individual. तो सिंपल है, आप समझ गए होंगे इसको। तो यहाँ पे हम देख भी रहे हैं, ये देखो ये एक मंकी है और ये मंकी क्या कर रहा है, ये अलार्म कॉल दे रहा है। अलार्म कॉल इसलिए दे रहा है और प्रेडेटर को देख रहा है कि अगर कोई प्रेडेटर आया तो ये अलार्म कॉल देगा, और जिसकी वजह से इसके जो और मेंबर्स हैं ग्रुप के वो जो है यहाँ वहाँ चले जा रहे हैं। और ये एक एनिमल जो है ये वर्बेट मंकी है, ठीक है। अब हम की थ्योरी देखें तो जो हमने अभी देखा किन सिलेक्शन, उसके पीछे जो है एक हैमिल्टन रूल एक्सिस्ट करता है। हैमिल्टन रूल क्या बोलते हैं, हैमिल्टन रूल को समझने से पहले हम उसका एक फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, आर बी ग्रेटर देन सी। आर यहाँ है जेनेटिक रिलेटेडनेस, बी है रिप्रोडक्टिव बेनिफिट टू द रेसिपिएंट एंड सी है रिप्रोडक्टिव कॉस्ट टू द एल्ट्रुइस्ट। तो ये कहना क्या चाह रहा है, अगर कोई एनिमल है, अगर उसे मदद करनी है किसी और एनिमल्स की, कह सकते हैं कोई ग्रुप में रह रहा है और उसको मदद करनी है अपने ही किसी ग्रुप मेंबर की, तो वो पहले ये देखेगा कि वो उससे कितना जेनेटिकल रिलेटेडनेस रखता है ना, कितना जेनेटिकली रिलेटेड है। जैसे एग्जांपल हमें ले लो, ह्यूमंस को देख लो। अब जैसे मेरा एक परिवार है, मेरे मम्मी पापा मैं हूँ, ठीक है, और एक हमारे नेबर में रहते हैं चाचा चाची, ये सारे लोग। तो अगर मुझे हेल्प करनी ही पड़ी इन दोनों में, चाचा और मेरे पापा में से, तो मैं पहले ये देखूँगी कि कौन मेरे से ज़्यादा जेनेटिकली रिलेटेड है, ठीक है। वैसे ही एनिमल भी देखता है, जो मैंने अभी आपको पहले केस बताया 75% 25%, तो वो चीज़ें यही देखता है कि कितना जेनेटिकली रिलेटेड है। दूसरा ये बोला बी यानी रिप्रोडक्टिव बेनिफिट टू द रेसिपिएंट। इसका मतलब ये है कि अगर हम उसकी हेल्प कर रहे हैं तो उसके वजह से क्या रिप्रोडक्टिव बेनिफिट मिलेगा रेसिपिएंट को। रेसिपिएंट का मतलब है जिसकी हेल्प कर रहे हैं, जिसको हम प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। अगर उसको कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, चाहे वो हमारा कितना भी रिलेटेड हो, उसको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। जैसे अगर हम अलार्म कॉल दे रहे हैं, जैसे कोई मंकी है, वर्बिट मंकी अपने दिखा भी, वो क्या कर रहा है, अलार्म कॉल दे रहा है प्रेडेटर को देख के। अब क्या है, उसके अलार्म कॉल की वजह से और लोग तो भाग रहे हैं और जो मंकीज है वो भाग रहे हैं, लेकिन प्रेडेटर जो है अब वो क्या है, उस जो अलार्म कॉल देने वाला मंकी है उसके पीछे लग गया है। अब उसको जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, या और वो क्या कर रहा है, अलार्म कॉल जो दे रहा है। अब जो रेसिपिएंट यानी कि वो और जो मंकीज़ हैं वो उसके रिलेटेड तो होने चाहिए ना। अगर उससे इतना रिलेटेड नहीं है तो वो क्या है, अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि प्रेडेटर तो उसके पीछे पड़ रहा है। तो अगर उसके ज़्यादा रिलेटेड होंगे तो उसको, अगर उसको पकड़ भी लेगा वो प्रेडेटर, तो फिर भी उसके फैमिली मेम्बर या उससे जेनेटिक रिलेटेड जो मेंबर्स हैं उनको बेनिफिट हो रहा है। तो ये इसके कहने का मतलब है। और सी है रिप्रोडक्टिव कॉस्ट टू द एल्ट्रिस्ट, यानी कि अब उसको बेनिफिट देने के बाद जो है कॉस्ट क्या पे कर रहा है वो एनिमल, ठीक है। जो अलार्म कॉल दे रहा है उसको क्या कॉस्ट पे करनी पड़ी है, अब क्या कॉस्ट करनी पड़ी है पे, कि वो प्रेडेटर जो है उसके पीछे पड़ गया है। तो ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है, रिलेटेड आर बी ग्रेटर देन सी, यानी कि जेनेटिकली रिलेटेड ज़्यादा होना चाहिए, बेनिफिट जो है रेसिपिएंट को ज़्यादा मिलना चाहिए एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट, ठीक है। अगर कॉस्ट ज़्यादा, अगर एग्जांपल अगर ये उल्टा हो जाता, आर बी स्मॉलर होता सी से और कॉस्ट ज़्यादा देना पड़ता, तो ये इस केस में जो है ये बिहेवियर परफॉर्म नहीं किया जाता, क्योंकि अगर कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा महंगी है, वो एनिमल ही मर जा रहा है और वो जेनेटिक रिलेटेड भी नहीं है उसके साथ, ऊपर से उसको बेनिफिट भी नहीं दे पा रहा है किसी को, तो क्या फ़ायदा ये बिहेवियर परफॉर्म करने का, ठीक है। उसको तो फिर अपनी ही जान बचानी चाहिए ना। तो ये थ्योरी ये कहना चाहता है, सिंपल टॉप पे मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसके अंदर जो है हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। अब क्योंकि ये बहुत बड़ा बन जाएगा वीडियो, इससे 2-3 स्लाइड बची है, बस कंप्लीट कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो एक प्रिंसिपल हमने पढ़ लिया। दूसरा प्रिंसिपल है एल्ट्रुइज्म, जो मैंने पहले ही बताया, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग बिहेवियर दैट बेनिफिट अनदर टाइप। जैसे इसके अंदर हमने किन बेस्ड एल्ट्रुइज्म के बारे में पढ़ा, एक होता है ग्रुप बेस्ड एल्ट्रुइज्म। इसका एग्जांपल है ग्राउंड स्क्वायरल, जो कि क्या करते हैं, अलार्म कॉल देते हैं और रिस्किंग करते हैं अपनी खुद की सेफ्टी को। दूसरा एग्जांपल है वैम्पायर पैट, जो क्या करते हैं, शेयर करते हैं अपने ब्लड मील्स को विथ अदर्स,
जिसकी वजह से बेनिफिट हो जाता है, सर्वाइवल चांस जो है ग्रुप का इंक्रीज हो जाता है। ये वैम्पायर बैट वाले का जो है ना, पता क्या करता है ये खून जो है, जैसे कोई भी इनका प्रे होता है उनसे खून चूसता है और ये पता है अपने मुंह पे स्टोर कर लेता है। और ये जो है अपने शेयर भी कर सकता है, किसी और वैम्पायर की हेल्प भी कर सकता है, जो कमज़ोर है या जो शक नहीं कर पा रहा है उसको दे सकता है। लेकिन ये उम्मीद लगाता है कि जब उसको ज़रूरत पड़े तो वो दूसरा वाला बैठ के उसकी हेल्प करे। तो इस टाइप का बिहेवियर भी देखने को मिलता है जो हम इसमें देखेंगे। हेल्पिंग रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म, हेल्पिंग अदर्स विद द एक्सपेक्टेशन द फ्यूचर हेल्प। वैम्पायर बैट्स दैट donate blood meal today are more likely to be helped tomorrow. Primates grooming others, increasing chances of alliance in conflict. अब इन केस में क्या है कि अल्ट्रुइज्म तो हो रही है, हेल्प तो कर रहे हैं दूसरे अपने ग्रुप वालों की, लेकिन यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन भी रख रहे हैं कि हमारी हेल्प भी करेगा। और ये केस जो है एक और जगह पाया जाता है, प्राइमेट्स में पाया जाता है। प्राइमेट्स यानी कि जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, ग्रूम। जैसे अभी हमने एग्जांपल चिंपैंजी का देखा था, जो चिंपैंजी में क्या कर रहा था, वो ग्रूम कर रहे थे, एक दूसरे का ध्यान रख रहे थे, कीड़े मकोड़े आ रहे थे उनको हटाने की कोशिश कर रहे थे, सफाई रख रहे थे। तो अगर कोई एक चिंपैंजी है और दूसरे का ग्रूमिंग कर रहा है तो वो ये एक्सपेक्ट जरूर करेगा कि कभी दूसरा भी उसके जुए मारेगा, उसके कीड़े हटाएगा, ठीक है, उसको ग्रूम करेगा। तो ये जो है बिहेवियर परफॉर्म किया जा रहा है, लेकिन रेसिप्रोकल वाले में भी चाहिए इस वजह से, ठीक है। इसका एग्जांपल हम रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म प्राइमेट्स पर देखने को मिल रहा है। किस तरह से होता है ये मैंने यहाँ लिखा है। प्राइमेट लाइक बेबून, chimpanzees and macaws spend time grooming each other. Grooming removes parasite, dirt, and dead skin, improving hygiene and comfort. Grooming takes time and energy, so it's a costly behavior. The giver gets a delay benefit, not immediate. Primates remember past interaction and are more likely to help those who helped them before. बेनिफिट क्या हो रहा है? बिल्ड स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड, रिड्यूस स्ट्रेस and increase survival chances. And the third one is create alliances for future support. Example in conflict और mating access. वही चीज़ है जो मैंने बताई आपको, वही चीज़ बोला है घुमा फिरा के। तो ये बेनिफिट वाले को तो अच्छे से समझ लो कि स्ट्रॉन्ग, इसके वजह से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड क्रिएट होगा। दूसरा है कि स्ट्रेस कम रहेगा, सफाई होगी, ऐसा फील होगा कि हाँ हमारे पास कोई है, जैसे हमें लगता है वैसे एनिमल्स को भी लगता है, और इसकी वजह से इंक्रीज होगा सर्वाइवल का चांस। थर्ड होगा कि अलायंस में रहेंगे तो फ्यूचर में अपने आप को एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह कम देखने को मिलेंगी। और ग्रुप में रहेंगे तो मीटिंग का एक्सेस भी होगा, आराम से मीटिंग भी कर सकते हैं। अब हम कुछ प्रिंसिपल देख रहे हैं जो कि सपोर्ट करते हैं ग्रुप लिविंग को, जैसे इंफॉर्मेशन शेयरिंग, लर्न अबाउट फूड प्रेडेटर के बारे में, डिवीज़न ऑफ लेबर जो हमने पहले भी देखा है, इंक्रीज विजिलेंस, वही चीज़ें हैं। तो ये सारे जो हैं बेनिफिट्स हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कॉस्ट ऑफ ग्रुप लिविंग देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड प्रेस करना बेल आइकन को। एंड थैंक you so much.